नमस्कार, आप सबका स्वागत है चेतन भारत लर्निंग में। स्वागत है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस सत्र में, जहां हम बात करेंगे 25 जुलाई से 1 अगस्त तक लेकर किन खबरों ने सुर्खियां बटोरी। तो चलिए आज हम जिन विषयों पर बात करेंगे उन पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे EOS 03 के बारे में। EOS अर्थात पृथ्वी सर्वेक्षण सैटेलाइट या पृथ्वी ऑब्जर्वेशन अवलोकन सैटेलाइट। तो ये क्या है और एक पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट किस तरह हमारी मदद करती है, इस बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे बृहस्पति की सतह पर पाए जाने वाले ऑरोरास की। ये इनका कारण क्या है और नासा अब इनकी गुत्थी को सुलझाने में सक्षम हो गया है। और इसी संदर्भ में हम बात करेंगे जूनो मिशन और XMM न्यूटन मिशन के बारे में। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, वो है नौका मॉड्यूल। नौका मॉड्यूल जो कि रशियन स्पेस एजेंसी द्वारा भेजा गया एक ऐसा मॉड्यूल जिसे एकत्रित किया जाएगा ISS पर, और ये काम किया गया 29 जुलाई को। तो नौका मॉड्यूल क्या है और ये किस प्रकार ISS पर क्या क्या काम करेगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। अगली खबर है हमारी भारतीय वैज्ञानिकों से संबंधित, जिन्होंने एक ऐसी सामग्री को विकसित किया है जो यांत्रिक क्षति के बाद स्वयं मरम्मत करने में सक्षम है। तो यह यांत्रिक क्षति के बाद ऐसा कौन सी सामग्री है जो स्वयं मरम्मत कर सकती है, उस बारे में हम जानेंगे। अंत में हम बात करेंगे यूटेलसैट क्वांटम के बारे में, जो है दुनिया की पहली वाणिज्यिक पूरी तरह से रीप्रोग्रामेबल यानी कि फिर से प्रोग्राम की जाने वाला उपग्रह। तो यूटेलसैट क्वांटम क्या है, इस बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हम बात करेंगे EOS 03 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट या पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। E03 जैसा हम नाम ही बता रहे हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो यह एक ऐसा उपग्रह है जो हमें मदद करेगा पृथ्वी की और सटीक इमेजिंग करने में। पिछले साल भी इसरो ने EOS 01 लॉन्च किया था और अब इस साल के अंत तक EOS 03 को लॉन्च करने का कार्यक्रम है। EOS 03 जैसा मैंने कहा ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और ये ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हमें मदद करेगी हमारे सभी जल निकायों, पेड़ पौधों और वन क्षेत्र की स्थिति को समझने में। यानी कि अगर ऐसा कोई भी बदलाव आएगा हमारे जल निकायों में या पेड़ पौधों की स्थिति में या हमारे वन क्षेत्र में, और साथ ही साथ EOS मदद करेगा खास प्राकृतिक आपदाओं के समय। वो कैसे? बाढ़ या चक्रवात या ऐसी किसी प्राकृतिक आपदा के समय वास्तविक समय पर ये हमें इमेजिंग करने में मदद करेगा। और कोई भी रडार इमेजिंग जैसा कि इस उपग्रह में होगा बेहतर है ऑप्टिकल उपकरणों से। वो क्यों? क्योंकि यह बिल्कुल प्रभावित नहीं होती। किससे? मौसम या बादल या कोहरे या सूरज की रोशनी कम होने पर भी यह हमें सटीक तौर पर अवलोकन करने में मदद करेगी, यानी कि इमेजिंग करने में मदद करेगी। इससे पहले भी EOS 03 से पहले भी हमारे पास बहुत सारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और अब ये EOS 03 4 से 5 बार हमारे देश की निगरानी करेगी। इससे पहले जो उपग्रह हैं हमारे पास, उन पर नजर डाल लेते हैं। इनमें कुछ प्रमुख हैं। रिसोर्ससेट 2, मेगाट्रॉपिक्स जो है हमारा और फ्रांस का एक मिला जुला वेंचर। सो मेगाट्रॉपिक्स, सरल और स्कैटसैट 1, राइसैट 1 ये कुछ हैं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। तो चलिए अपनी अगली खबर का रुख करते हैं, जो है बृहस्पति पर के ध्रुवों पर पाए जाने वाली ऑरोरा से संबंधित। इन ऑरोराज की वजह हम सब जानते हैं, पर इसे और बेहतर समझ पाया है अब नासा, और यह इसने कर दिखाया है जूनो मिशन की मदद से और XMM न्यूटन मिशन की मदद से। तो पहले समझ लेते हैं ऑरोरा क्या है। ऑरोरा के बारे में हम बहुत बार पहले भी बात कर चुके हैं। अगर आपको याद हो, हमने मार्स ऑरोरा के बारे में बात की है, और पृथ्वी के ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के बारे में हम पहले से ही जानते हैं। ऑरोरा बनते हैं हमारे किसी भी उपग्रह के वायुमंडल में दुर्घटनाग्रस्त होते हैं जब आयन, और इन खास आयन्स की वजह से होते हैं ऑरोरास। अब इस खबर में हमें ध्यान रखना है जूनो मिशन के बारे में, क्योंकि नासा बृहस्पति के ऑरोरा की गुत्थी को सुलझा पाया है
जूनो मिशन की वजह से। जूनो मिशन जो कि लॉन्च किया गया था 2011 में, और इसका मूल उद्देश्य था बृहस्पति के गठन और उसके विकास की कहानी को समझना। तो अब इसी मिशन के साथ साथ बात करते हैं XMM मिशन का, जो कि है यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा, जो कि दिसंबर 1999 में लॉन्च किया गया। और यह खास मिशन है, XMM का नाम याद रखेंगे आप, XMM है एक्सरे मल्टी मिरर मिशन। इस नाम से बहुत कुछ आपको समझ आ जाएगा। एक्सरे मल्टी मिरर मिशन यानी कि यह एक ऐसा मिशन था जो किसी भी तारे से निकलने वाले एक्सरे स्रोतों को, हमारे ब्रह्मांड में जितने भी एक्सरे स्रोत हैं उनकी सटीक तौर पर इमेजिंग करना। और यह मिशन, यह XMM न्यूटन मिशन ये कर पा रहा है, किस पर ये कर पा रहा है? दो तरीके से, एक्सरे और ऑप्टिकल तरंग दैर्ध्य में, यानी कि एक्सरे वेवलेंथ और ऑप्टिकल वेवलेंथ के बीच। मतलब हम यहाँ पर अगर बात करें एक्सरे विजिबल लाइट, जिन्हें हम दृश्यमान तरंग दैर्ध्य भी कहते हैं, और यूवी लाइट अर्थात पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य, तो इन सभी तरंग दैर्ध्यों पर, इन सभी वेवलेंथ्स पर किसी भी एक्सरे स्रोत को सही तरह से इमेज कर पाना XMM न्यूटन मिशन का खास मकसद था। और अब नासा ने इसी का उपयोग करके इन ऑरोराज को समझने की, इन ऑरोराज के खास रहस्य को जानने में मदद की है। ठीक है जी, तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगली खबर है रूस का नौका मॉड्यूल। हाल ही में रूसी एजेंसी रोस्कोमोस ने नौका नाम का अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है, जिसका एकीकरण होगा ISS के साथ, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ। और ये किया गया 21 जुलाई को। 21 जुलाई को लॉन्च हुआ, 29 जुलाई को ISS के साथ इसका एकीकरण किया गया। और यह खास नौका मिशन जो है ये किसे रिप्लेस करेगा, क्या करेगा? यह करेगा पर्स को रिप्लेस, यानी कि पर्स के स्थान पर रोस्कोमोस का अब होगा नौका मॉड्यूल। अगर हम बात करें नौका, तो नौका का अर्थ है विज्ञान, और इसी के साथ रूस ने अपनी एक ऐसी प्रयोगशाला जिसमें एक ऑक्सीजन जनरेटर, रोबोटिक कार्गो क्रेन, एक शौचालय और कुछ अंतरिक्ष यात्रियों की ज़रूरत का सामान भी होगा। और इस नौका मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो इसके साथ ही बढ़ जाएगा ISS का कुछ और काम। वो कैसे मदद करेगा? जैसा मैंने कहा, ये पर्स को रिप्लेस करेगा, यानी कि पर्स के स्थान पर लिया जाएगा। पर्स जो कि सितंबर 2001 से इस ISS पर डॉकिंग पोर्ट का काम कर रहा है। अब पर्स की जगह होगा नौका मॉड्यूल, और नौका मॉड्यूल इस खास ISS जिस पर हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक अपने विभिन्न कार्य करते हैं, उस तरह से मदद करेगा। और यह स्पेस वॉक के लिए एक दरवाजे के तौर पर भी काम करेगा। इसके साथ साथ ही ऑक्सीजन जनरेटर और कुछ खास सामग्री भी इस नौका मॉड्यूल पर जाएगी। अब जब ये डॉकिंग होगी, यानी कि जब इसका एकीकरण किया गया ISS के साथ, तब यह उसके आयतन को बढ़ा देगा और वो बढ़ जाएगा 70 घन मीटर। इससे और सामान रखने के लिए जगह मिल जाएगी, और साथ ही साथ बेहतर डॉकिंग पोर्ट की तौर पर भी नौका मॉड्यूल काम करेगा। तो यह हो गई रोस्कोमोस की एक खास साइंस फैसिलिटी, डॉकिंग पोर्ट और स्पेस वॉक करने के में भी यह काम करेगा। तो नौका मॉड्यूल के बारे में कुछ खास बिंदु जो आप याद रखेंगे वो होगा कि यह पर्स की जगह लेगा, और इसे लॉन्च किया गया 21 जुलाई को। इसका एकीकरण किया गया ISS के साथ, इसे एकीकृत किया गया 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई के बाद अब से पर्स की जगह नौका मॉड्यूल काम करेगा। यह काम करेगा एक डॉकिंग पोर्ट के रूप में, और साथ ही साथ स्पेस वॉक में भी मदद करेगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं और बात करेंगे अपनी अगली खबर के बारे में। पर आगे चलने से पहले एक खास बात मैं और आपको यहाँ याद कराऊंगी। याद रखिएगा, चीन ने भी अपना स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का सोचा है, जो कि 2022 तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। और इसके लिए
हमने अगर आपको याद हो कुछ मॉड्यूल्स पढ़े थे, तियानहे मॉड्यूल लॉन्च किया गया, तो ये तियांगोंग पूरा चाइनीज स्पेस स्टेशन 2022 तक पूरी तरह से सक्षम हो जाएगा अपने कार्य करने में। और भारत भी 2030 तक स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो भारत अमेरिका और चीन के बाद उस विशिष्ट सूची में शामिल होना चाहता है जहां पर इसका स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन होगा। तो चलिए अगली खबर पर चलते हैं, जो है भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसी सामग्री विकसित की है जो कि यांत्रिक क्षति के बाद स्वयं मरम्मत करने में सक्षम है। अब आप सोच कर देखिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितने ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें यांत्रिक क्षति होने के बाद या तो हमें बेकार करना पड़ता है या फेंकना पड़ता है। और सोचिए अगर अब ये ना करना पड़े तो कितना फायदा होगा। एक तो उनका रखरखाव आसान हो जाएगा और उन महंगाई के इस जमाने में हमारी बहुत मदद हो जाएगी। तो ऐसे खास सामग्री विकसित कर पाई है आईसर कोलकाता और आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने ऐसा बताया है। और यह खास सामग्री जिसे विकसित किया गया है इसका नाम है पाइज़ेलो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। पाइज़ेलो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ये खास तरह के क्रिस्टल हैं जिन्हें हम बाइपाइजोल कार्बनिक क्रिस्टल भी कहते हैं। अब ये कार्बनिक क्रिस्टल, ये खास क्रिस्टल जब यांत्रिक क्षति पहुंचती है, किसी भी यंत्र को क्षति पहुंचेगी, तब वहां पर बना पाएंगे इलेक्ट्रिक या विद्युत आवेश। कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जेस को उत्पन्न करेंगे और यह चार्जेस, यह आवेश एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, अर्थात जिस भी तरह का कोई भी क्षति है उसे पूर्णतः स्वयं ठीक करने में सक्षम है। तो पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, जिसका दूसरा नाम आप याद रखेंगे बाइपैराजोल कार्बोनिक क्रिस्टल। और ऐसी सामग्री का उपयोग हमारे बहुत सारे उपकरणों में भी किया जा सकता है। जैसे हम बात करें रोबोटिक्स के ज़माने में हम रह रहे हैं, तो रोबोटिक्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, खास तौर पे चिप्स बनाने में, माइक्रोचिप्स बनाने में, सेंसर बनाने में इनका काम आ सकता है। साथ ही साथ अगर हम अपने अंतरिक्ष यानों की बात करें तो अंतरिक्ष यानों में भी ऐसे उपकरण लगाए जा सकते हैं जहां पर अगर उनमें कोई क्षति हो तो वह उसे मानव ठीक नहीं कर सकता। तो मानव के हस्तक्षेप के बिना अगर हम किसी भी उपकरण को ठीक कर पाए तो यह बहुत फायदेमंद होगा। और ऐसी खास सामग्री जो विकसित की गई है उसका नाम आप याद रखेंगे पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। फिर से समझ लेते हैं कि पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल काम कैसे करता है। जिस स्थान पर क्षति हुई है वहां पर कुछ विद्युत आवेश बन जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस बन जाते हैं। और ये विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्जेस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और बहुत ही सटीक तौर पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, यानी कि हम पता नहीं लगा सकते कि यहां पर कोई क्षति भी हुई थी। ठीक जी, तो पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का नाम आप याद रखेंगे और आईसर कोलकाता और आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने इस तरह की सामग्री को विकसित कर लिया है। तो चलिए आगे बात करेंगे हम यूटेलसैट के बारे में, जो है दुनिया का पहला वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल पूरी तरह से रीप्रोग्रामेबल, यानी कि जिसे फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है ऐसा उपग्रह यूटेलसैट क्वांटम। और इसे बनाया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा। किसकी पार्टनरशिप के साथ? एयरबस की पार्टनरशिप के साथ। और यह यूटेलसैट क्वांटम 15 साल के लिए पश्चिम अफ्रीका से लेकर एशिया के लिए एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र का कवर करेगा। इसका लॉन्च किया गया फ्रेंच गियाना से एरियन 5 रॉकेट पर। तो ये कुछ खास तथ्य हैं जो आप ध्यान रखेंगे। पहला ऐसा रीप्रोग्रामेबल, पूरी तरह से जिसे दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है, यूटेलसैट क्वांटम बनाया गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा और इसे लॉन्च किया गया फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट पर। और यह काम करेगा पश्चिम अफ्रीका से लेकर एशिया के कुछ बड़े क्षेत्र को कवरेज प्रदान करेगा। अब ये रीप्रोग्रामेबल है, तो
पूरी तरह से सॉफ्टवेयर रीप्रोग्रामेबल होने का मतलब क्या है? तो यह खास उपग्रह अपनी कक्षा में स्थापित होने के बाद भी प्रोग्राम किया जा सकता है, यानी कि अगर हम चाहें तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे मॉडिफाई या इसको चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं या संशोधन करना इसमें सक्षम होगा, जो कि पहले के उपग्रहों में नहीं हो सकता। एक बार कक्षा में स्थापित होने के बाद संशोधन नहीं कर सकते, पर यह यूटेलसैट क्वांटम रीपर्पस या रीप्रोग्राम किया जा सकता है, और वह भी लगभग वास्तविक समय में, रियल टाइम में हम इसे कर सकते हैं। एक बार अपनी कक्षा में स्थापित हो गया, उसके बाद रीप्रोग्राम किया जा सकता है इसे, और यह अपने 15 साल के जीवन काल के दौरान डेटा संरचन और सुरक्षित संचार के लिए हमारी बदलती मांगों के आधार पर मिलकर काम कर सकता है। तो यूटेलसैट क्वांटम के बारे में कुछ और तथ्य हैं, वो भी जान लेते हैं। इस पर लगे होंगे 8 संचार बीम, और यह संचार बीम रियल समय में, वास्तविक समय में अपने कवरेज क्षेत्र को बदल सकते हैं और अपनी दूर संचार की शक्ति को संशोधित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो मानना यह है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कि ग्राहक को दिए गए खास सॉफ्टवेयर से यह संशोधन किया जा सकता है, और वह भी केवल कुछ मिनटों के अंतराल के बीच में। अब बात है कि इस खास यूटेलसैट क्वांटम का उपयोग कहाँ होगा। जैसा कि मैंने कहा, ये रियल समय में हमारी मदद करेगा, और अगर ये रियल समय में हमारी मदद कर रहा है, इसका अर्थ ये होगा, इसका उपयोग यहाँ किया जा सकता है कि रियल समय में, वास्तविक समय में उड़ने वाले विमान या नौकाएं, उन पर कवरेज प्रदान की जा सकती है। और अगर कोई प्राकृतिक आपदा है, उस समय में मिनट दर मिनट वास्तविक समय में हम कवरेज देकर अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। तो यूटेलसैट क्वांटम सही समय में संशोधन कर सकता है अपनी कवरेज में, अपनी दूर संचार प्रणाली में। तो इस हफ्ते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से यही खबरें खास रही। मैं फिर मिलूंगी आपसे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।